Hey guys, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। नाउ इस सेशन में हम 26 ऑनवर्ड्स कर लेंगे। Four charged particles are projected perpendicularly into the magnetic field. Perpendicularly into the magnetic field तो सबों की circular motion होगी, uniform circular motion होगी with equal speeds. Now this thing is important, with equal speeds. Which will have minimum frequency? Which will have minimum frequency? टाइम पीरियड का आप याद करें, टाइम पीरियड जो है दैट्स इक्वल टू 2 पाई एम डिवाइडेड बाई क्यू बी, ओके, डिवाइडेड बाई क्यू बी। फोर चार्ज पार्टिकल्स आर प्रोजेक्टेड परपेंडिकुलरली विद इक्वल स्पीड्स, व्हिच वन विल हैव फ्रीक्वेंट। ओके, ऑप्शंस में नोट करें कि पार्टिकल्स कौन कौन हैं। एक तो प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन है, हीलियम है, ऑल विल हैव द सेम। सो इन शॉर्ट हमें तीन का ही देखना है। अगर तीनों की फ्रीक्वेंसी सेम हुई तो ऑल ऑफ द अबव, अगर तीन की डिफरेंट हुई तो इनमें से देखना है कि मिनिमम जो है वो किसका होगा। टाइम पीरियड, अब प्रोटॉन में मास सपोज mp, चार्ज जो है वो q के बराबर या e के बराबर लिखते हैं। इलेक्ट्रॉन में मास जो है वो me और चार्ज वो भी e ही के बराबर है। हीलियम में मास जो है वो 4 टाइम्स mp है। अगर प्रोटॉन का मास mp है तो हीलियम का 4 टाइम, 4 न्यूक्लियॉन्स इसमें है, 2 प्रोटॉन्स 2 न्यूट्रॉन्स, और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास रफली हम सेम लेते हैं तो 4 टाइम्स me, और इसकी चार्ज जो है वो ट्वाइस e होगी क्योंकि इसमें 2 प्रोटॉन्स हैं। ओके, 2 प्रोटॉन्स हैं तो मास डिफरेंट है क्योंकि इलेक्ट्रॉन भी साथ में है तो मास डिफरेंट है और चार्ज जो है वो भी डिफरेंट है। तो टाइम पीरियड या पहले फ्रीक्वेंसी लिखते हैं, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल क्यू बी डिवाइडेड बाई 2 पाई एम, इनवर्स ऑफ टाइम पीरियड। तो फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू डिवाइडेड बाई एम। बी और 2 पाई तो हर किसी के लिए सेम है। चले अलग अलग देखते हैं कि किसकी क्या फ्रीक्वेंसी आएगी, फिर कंपैरिजन कर लेते हैं। प्रोटॉन के लिए एफ पी इज इक्वल टू क्यू बी, क्यू तो ई है, बी तो बी ही है, डिवाइडेड बाय 2 पाई एम, 2 पाई प्रोटॉन का मास एम पी। ओके, प्रोटॉन का मास एम पी। फिर जाके फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज तो उसकी भी ई, मैग्नेटिक फील्ड बी ही, 2 पाई एम ई लिखेंगे, एम ई। सो ई बी डिवाइडेड बाय 2 पाई एम ई। ओके, 2 पाई एम ई। देन हीलियम, फॉर द हीलियम विच इज अल्फा पार्टिकल, बेसिकली हीलियम न्यूक्लियस जो अल्फा पार्टिकल है, इज इक्वल टू क्यू के बदले में ट्वाइस ई, बी तो ऐसे ही है, डिवाइडेड बाय 2 पाई एम के बदले में 4 टाइम्स एम पी। ओके, 4 टाइम्स एम पी। सो 2 इंटू 2 विल कैंसल आउट, सो 1/2 को मैं अलग से रखूंगा, ई बी डिवाइडेड बाई 2 पाई एम पी, 2 पाई एम पी। नोट कर लें यहां पर 2 बार 2 है, 2 इंटू 2 वुड बी 4, मैं लेकिन 2 अलग अलग लिख रहा हूं ताकि कंपैरिजन में आसानी हो जाए। ओके, नाउ इनको जरा कंपेयर कर लें। रिमेंबर हमें मिनिमम देखना है, मिनिमम फ्रीक्वेंसी जो है वो किसकी होगी। ई बी, ई बी, ई बी, न्यूमरेटर सबों का सेम है। ओके, न्यूमरेटर सबों का सेम है। तो फ्रीक्वेंसी मिनिमम होने के लिए डिनोमिनेटर मैक्सिमम होना चाहिए। ओके, डिनोमिनेटर मैक्सिमम होना चाहिए। इलेक्ट्रॉन का मास तो बहुत ही कम होता है इन कंपैरिजन टू प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल, तो इसका डिनोमिनेटर मैक्सिमम होना पॉसिबल ही नहीं है। तो ये तो छोड़ जाए आप, इलेक्ट्रॉन को छोड़ जाए आप, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास बहुत ही कम है तो इसका डिनोमिनेटर जो होगा इन दो के कंपैरिजन में बहुत बहुत कम होगा, तो फ्रीक्वेंसी बहुत बहुत ज्यादा होगी। लेकिन हमें ज्यादा फ्रीक्वेंसी नहीं, मिनिमम फ्रीक्वेंसी वाला देखना है। अब प्रोटॉन को देखना है और अल्फा पार्टिकल हीलियम न्यूक्लियस को देखना है। 2 पाई एम पी यहां पर भी है, लेकिन यहां पर 1/2 और एक साथ में है, यानी कि अल्फा पार्टिकल की फ्रीक्वेंसी इज हाफ ऑफ द प्रोटॉन, हाफ ऑफ द प्रोटॉन। तो अल्फा पार्टिकल की फ्रीक्वेंसी मिनिमम हो गई, इसका जो भी है प्रोटॉन का, इसका हाफ है उसका, प्रोटॉन की फ्रीक्वेंसी का हाफ इसका है, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ अल्फा पार्टिकल या हीलियम न्यूक्लियस जो है वो मिनिमम हो जाएगी। सो ऑप्शन 3, हीलियम न्यूक्लियस की फ्रीक्वेंसी मिनिमम। चलिए लेट्स मूव ऑन। A particle of charge q, mass m, starts moving from the origin under the action of electric field दिया हुआ है, magnetic field दिया हुआ है, with a velocity v is equal to v0j. Okay, v0j, directions भी दी हुई है। The speed of the particle will become √5/2 times v0 after a time.
आफ्टर ए टाइम। चलिए नोट कर लें, x, y एंड z, ओके, x, y एंड z, या फिर लेट मी ड्रॉ इट दिस वे ताकि मैं आपको दिखा भी पाऊं। I'll write it this way, x, I'll call this y and z. X is out of the board, okay, x is out of the board, that means towards you, out of your screen, okay, out of your screen. Okay, field जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, that is out of your screen. मैग्नेटिक फील्ड जो है वो भी out of your screen है। तो दोनों चीजें जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड, दे आर अलोंग एक्स एक्सिस, ई और बी दोनों, ई और बी दोनों, सो ई और बी दोनों आपकी तरफ है, ओके, ई और बी दोनों आपकी तरफ है। एक्स एक्सिस मैंने वैसे ही चूज की है। अब वेलोसिटी जो है, इनिशियल वेलोसिटी इज इन वाई डायरेक्शन, जे यूनिट वेक्टर है, सो इनिशियल वेलोसिटी इज इन वाई डायरेक्शन। चलिए ये वाई डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी है, v इक्वल टू वी नॉट जे, वाई डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी। डोंट कंफ्यूज कि ये तो हम नॉर्मली एक्स एक्सिस लेते हैं, तो कुछ भी ले सकते हैं, हमारी मर्जी है, यहां पर ज्यादा कन्वीनियंट ऐसा रहेगा समझने में, स्पेशली जब हम कैमरा पे दिखाते हैं। तो चलिए अब देख लेते हैं। पहली बात जो आप नोट करें, पहले हम मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट देखेंगे। मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। मैग्नेटिक फील्ड तो आपकी तरफ है, ओके, मैग्नेटिक फील्ड तो आपकी तरफ है, ये रहा मैग्नेटिक फील्ड इज टुवर्ड्स यू, आपके स्क्रीन के से बाहर आ रहा है, और वेलोसिटी जो है दैट इज लाइक दिस, वेलोसिटी जो है दैट, सो एंगल बिटवीन देम इज 90 डिग्रीज, एंगल बिटवीन देम इज 90 डिग्रीज। तो ये तो हमने पहले ही देखा है कि व्हेन वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फोर्स की वजह से यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होती है, ओके, यूनिफॉर्म सर्कुलर। सो सिर्फ जब हम मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट देखेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगी। हम रिमेंबर, हम सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट देख रहे हैं फिलहाल, तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन जो होगी दैट विल बी से लाइक दिस, ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो रही है। तो किस प्लेन में ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो रही है? वाईजी प्लेन में, ओके, वाईजी प्लेन में, वाईजी प्लेन, दिस इज इंपॉर्टेंट, वाईजी प्लेन में। अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड के वजह से, मैग्नेटिक फील्ड के वजह से वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज होती है, लेकिन मैग्नीट्यूड यानी कि स्पीड चेंज नहीं होती है। तो मैग्नेटिक फील्ड के वजह से ये v यहां पर था v0 के बराबर, अब यही v0 लेकिन डिफरेंट डायरेक्शन में होगा, अब यही v0 अब डिफरेंट डायरेक्शन में होगा, अब यही v0 लेकिन अब डिफरेंट डायरेक्शन में होगा, बाद में वापस इसी डायरेक्शन में आ जाएगा। तो मैग्नेटिक फील्ड के वजह से इसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है, लेकिन इसका मैग्नीट्यूड जो है वो सेम रहेगा, v0 यहां पर भी, 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 यहां पर भी। लेकिन इस डायरेक्शन में भी, ये जो v0 की डायरेक्शन चेंज हो रही है इसमें भी, लेकिन एक बात नोट कर लें, इट इज ऑलवेज इन द वाईजी प्लेन, इट इज ऑलवेज इन द प्लेन ऑफ द बोर्ड, इट इज ऑलवेज इन द प्लेन ऑफ योर स्क्रीन। सी यहां पर ये वेलोसिटी ऐसे थी, अब ये ऐसे है, सो इट इज स्टिल इन द प्लेन ऑफ द बोर्ड। यहां पर ऐसे है तो इट इज स्टिल इन द प्लेन ऑफ द बोर्ड, तो यहां पर ऐसे है, सो इट इज स्टिल इन द प्लेन ऑफ द बोर्ड। तो ये वेलोसिटी जो है इट इज ऑलवेज इन द वाईजी प्लेन, इन द प्लेन ऑफ द बोर्ड, in the plane of the board. Is that fine? In the plane of the board. Okay. अब जा, और रिमेंबर ये चेंज नहीं हो रहा, मैग्नीट्यूड वाइज चेंज नहीं हो रहा है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट देखते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड के वजह से इस पे फोर्स आएगा इस डायरेक्शन में, अगर ये पॉजिटिव चार्ज है, इज इट मेंशन पॉजिटिव? नहीं, चलो खैर पॉजिटिव चार्ज हम लेते हैं, तो फोर्स जो होगा दैट विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड इज टुवर्ड्स यू, आउट ऑफ योर स्क्रीन, तो फोर्स भी होगा आउट ऑफ योर स्क्रीन, ओके, फोर्स भी होगा आउट ऑफ योर स्क्रीन। अब नोट करें, फोर्स आपकी तरफ है, v0 इन द प्लेन ऑफ द बोर्ड, एंगल इज 90 डिग्रीज। फील्ड आपकी तरफ है, फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स आपकी तरफ है, v0 इज इन द प्लेन ऑफ द बोर्ड, एंगल 90 डिग्री है। यहां पर देखें, फील्ड यानी कि इलेक्ट्रिक फोर्स, फील्ड आपकी तरफ है, वेलोसिटी ये v0 वाली वेलोसिटी दैट इज इन द प्लेन ऑफ द बोर्ड, तो एंगल 90 डिग्री है, यहां पर भी 90 डिग्री, सो इट इज लाइक दिस। यहां पर वेलोसिटी है, ये इलेक्ट्रिक फोर्स है, एंगल इज 90 डिग्रीज। तो फिर जाके ऐसे बन रहा है, वेलोसिटी की डायरेक्शन है, फील्ड की डायरेक्शन वही है आपकी ओर, तो एंगल जो है वो फिर से 90 डिग्रीज है। फिर जब यहां पर ऐसे आएगा, यहां पर ऐसे आएगा, वेलोसिटी इस तरफ है, इलेक्ट्रिक फोर्स जो है वो अभी भी आपकी तरफ है, तो एंगल इज स्टिल 90 डिग्रीज। फिर जाके ऐसे घूम रहा है तो यहां पर आ रहा है, ये v0 वाली वेलोसिटी इज दिस वे, इलेक्ट्रिक फोर्स जो है वो अभी भी आपकी तरफ है, सो एंगल जो है वो अभी भी 90 डिग्री के बराबर है, अभी भी 90 डिग्री के बराबर है। सो अगर 90 डिग्री जो है वो कंटिन्यू रह रहा है,
कंटिन्यू रह रहा है, दैट वुड मीन कि एक्स वाई प्लेन में जो कुछ हो रहा है, एक्स वाई प्लेन में जो कुछ हो, गौर से सुनिएगा, एक्स वाई प्लेन में जो कुछ हो रहा है, इलेक्ट्रिक फोर्स जो है उसमें कोई चेंज नहीं ला पाएगा। क्यों नहीं ला पाएगा? क्योंकि एंगल 90 डिग्री है। अब ये चीज जो है वो आपने 2 डिमेंशनल केस में, जो इजियर वर्जन है, 2 डिमेंशनल केस में मोशन अंडर ग्रेविटी में पढ़ा है, प्रोजेक्टाइल मोशन में पढ़ा है। प्रोजेक्टाइल मोशन में क्या होता है? पार्टिकल जो है वो ऐसे मूव करता है अलोंग ए प्रोजेक्टाइल। पार्टिकल को आप ऐसे वेलोसिटी दे रहे हैं v, पार्टिकल को ऐसे वेलोसिटी दे रहे हैं v, दिस इज y एक्सिस, दिस इज x एक्सिस। अब ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है दैट इज ऑलवेज वर्टिकली डाउनवर्ड, सो ग्रेविटेशनल फोर्स mg इज वर्टिकली डाउनवर्ड। ग्रेविटेशनल फोर्स यहां पर वर्टिकली डाउनवर्ड, ग्रेविटेशनल फोर्स यहां पर वर्टिकली डाउनवर्ड, ग्रेविटेशनल फोर्स यहां पर वर्टिकली डाउनवर्ड, ग्रेविटेशनल फोर्स यहां पर वर्टिकली डाउनवर्ड। mg is always along y axis, mg is always along y axis, तो इसका x एक्सिस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। x एक्सिस के अलोंग क्या हो रहा है mg का, उसके साथ कोई लेना देना नहीं है। ओके, mg इज अलोंग y एक्सिस, तो mg सिर्फ y एक्सिस में चेंज ला पाएगा, x एक्सिस में कोई चेंज नहीं ला पाएगा। प्रोजेक्टाइल मोशन में तो ये फेमस बात है, आप x एक्सिस के अलोंग मोशन को अलग से डील करते हैं, y एक्सिस में मोशन को अलग से डील करते हैं, और x एक्सिस में वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट, वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट इन x एक्सिस, क्योंकि mg का x डायरेक्शन में कोई इफेक्ट नहीं है। सेम इज द केस हियर, इलेक्ट्रिक फोर्स जो है दैट इज अलोंग x एक्सिस, दैट इज अलोंग x एक्सिस, तो वो सिर्फ x एक्सिस में चेंज ला सकता है। जैसे ये mg जो है दैट इज अलोंग y एक्सिस, तो ये सिर्फ y एक्सिस के अलोंग चेंज ला सकता है। यहां पर x इलेक्ट्रिक फोर्स इज अलोंग x एक्सिस, तो ये सिर्फ x डायरेक्शन में चेंज ला सकता है, y और z डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं ला पाएगा। ओके, सो ये जो सर्कल है इसकी जो वेलोसिटी v0 है ये तो ऐसे ही रहेगी। अब इलेक्ट्रिक फोर्स के वजह से होगा क्या? इलेक्ट्रिक फोर्स के वजह से पार्टिकल को एडिशनल वेलोसिटी मिल जाएगी इस डायरेक्शन में, x डायरेक्शन में एडिशनल वेलोसिटी मिल जाएगी। ओके, वो x डायरेक्शन में वेलोसिटी होगी, वो x डायरेक्शन में जो भी मिलेगी वेलोसिटी उसके वजह से दैट इज गोइंग टू बी ऑलवेज परपेंडिकुलर टू दिस वेलोसिटी। वही बात जो हमने इससे पहले भी की। सपोज दिस रिप्रेजेंट्स वेलोसिटी जो x डायरेक्शन में गेन हो गई बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रिक फोर्स, ये जो ओरिजिनली थी yz प्लेन में, ये जो इलेक्ट्रिक फोर्स के वजह से x डायरेक्शन में मिल गई, दे आर एट 90 डिग्रीज। यहां पर ये जो पहले से ही थी, अब x डायरेक्शन में जो इलेक्ट्रिक फोर्स की वजह से वेलोसिटी मिल गई वो ऐसे है x एक्सिस के अलोंग, दे आर स्टिल एट 90 डिग्रीज। यहां पर जब ये है x डायरेक्शन में जो वेलोसिटी मिल गई है इलेक्ट्रिक फोर्स की वजह से, वो तो ऐसे है आपकी तरफ है, एंगल इज स्टिल 90 डिग्रीज। यहां पर जब ये v0 है इलेक्ट्रिक फोर्स की वजह से जो x डायरेक्शन में वेलोसिटी मिल गई है वो ऐसे है, एंगल इज स्टिल 90 डिग्रीज। तो x डायरेक्शन में जो इलेक्ट्रिक फोर्स की वजह से वेलोसिटी मिल जाएगी और इस वेलोसिटी के बीच में एंगल इज ऑलवेज 90 डिग्रीज, एंगल इज ऑलवेज 90। x डायरेक्शन में जो वेलोसिटी मिल रही है आई विल कॉल दैट vx, दैट vx इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू v0। दिस इज इंपॉर्टेंट, जब हम नेट वेलोसिटी देखेंगे, नेट स्पीड देखेंगे तो ये चीज इंपॉर्टेंट रहेगी कि इनको दो के बीच में एंगल क्या है। ओके, चलिए खैर, now we will consider only x direction, we'll consider only x axis, we'll consider only x axis। x axis के along सिर्फ इलेक्ट्रिक फोर्स है, x axis के along सिर्फ इलेक्ट्रिक फोर्स है, और वो इलेक्ट्रिक फोर्स किसके बराबर है? चार्ज q के बराबर है, इलेक्ट्रिक फील्ड E के बराबर है, तो q इंटू ई, x डायरेक्शन में ये फोर्स है। तो x डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन आएगी दैट विल बी फोर्स डिवाइडेड बाय मास, QE डिवाइडेड बाय m। ओके, क्यू, दिस इज द एक्सेलरेशन। x डायरेक्शन में इनिशियली कोई वेलोसिटी नहीं थी, तो ux जो है वो 0 के बराबर है। रिमेंबर, इनिशियल वेलोसिटी जो है वो y डायरेक्शन में है, y डायरेक्शन में, x डायरेक्शन में कोई इनिशियल वेलोसिटी नहीं है, तो ux इज इक्वल 0, इनिशियल वेलोसिटी इन x एक्सिस इज 0। हमें फाइनल वेलोसिटी इन x एक्सिस निकालनी है एट, ओके, फिलहाल फाइनल वेलोसिटी निकालनी है एट सम टाइम t, okay, at some time t, particle speed is √5/2 after a time। okay, so time t ही हमें निकालना है, so t हम ले रहे हैं फिलहाल, लेकिन लास्ट में हमें ये t निकालना है।
फिलहाल इनके बीच में हम इक्वेशन लिखते हैं। एक्सेलरेशन आपको पता है, इनिशियल वेलोसिटी आपको पता है, फाइनल वेलोसिटी वी है, उसे रिप्रेजेंट करते हैं। टाइम आपको टी लेना है, उसे भी रिप्रेजेंट किया है टी से। तो इनके बीच में जो रिलेशन होगी, रिमेंबर वी इज इक्वल यू प्लस ए टी, यू तो 0 के बराबर है, तो v is simply at. Okay, v is simply at. So v is equal to, let me choose a different color. V is equal to at. A is QE. Remember, this is Vx. QE divided by m into t. This is velocity along x-axis at time t. Okay, at time t. Okay, now पहले से ही वेलोसिटी v0 है पार्टिकल के पास, अब ये वेलोसिटी b है एंड दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। व्हाट विल बी नेट वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू ईच अदर? दिस इज इंपॉर्टेंट क्योंकि अब वेक्टर्स वाला रूल यूज होगा, परपेंडिकुलर टू ईच अदर। सो नेट स्पीड जो होगी v नेट इज इक्वल अंडर रूट ऑफ vx स्क्वायर प्लस v0 स्क्वायर। दे आर परपेंडिकुलर, अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos ऑफ थीटा। रिमेंबर, प्लस 2ab cos ऑफ थीटा, प्लस 2ab cos ऑफ थीटा तो 0 बन जाएगा क्योंकि एंगल 90 है, cos ऑफ 90 0 के बराबर है। सो दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। सो cos ऑफ 90 इज 0, तो वो तीसरी वाली टर्म नहीं आएगी, सिर्फ इतना ही आएगा, अंडर रूट ऑफ vx स्क्वायर प्लस v0 स्क्वायर। अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। v नेट आपको कहा गया है इज √5/2, √5/2 into v0 is equal अंडर रूट ऑफ vx स्क्वायर, वो ये रहा, QET डिवाइडेड बाय m, लेकिन स्क्वायर है तो q स्क्वायर e स्क्वायर t स्क्वायर डिवाइडेड बाय m स्क्वायर प्लस v0 स्क्वायर। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, रूट को खत्म कर लेते हैं। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, जब हम स्क्वायर कर लेंगे ऑन बोथ साइड्स तो यहां से तो रूट खत्म हो जाएगा, यहां से स्क्वायर मिल जाएगा, v0 का स्क्वायर आएगा, 5 का स्क्वायर एंड रूट अगेन खत्म हो जाएगा, और 2 का स्क्वायर जो है वो 4 बन जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 बन जाएगा। तो 5/4 v0 इज इक्वल q स्क्वायर e स्क्वायर t स्क्वायर डिवाइड बाय m स्क्वायर v0 स्क्वायर। इस v0 स्क्वायर को यहां लाते हैं, ओके, इस v0 स्क्वायर को यहां लाते हैं, v0 स्क्वायर को यहां लाते हैं तो माइनस v0 स्क्वायर बन जाएगा, माइनस v0 स्क्वायर। 5/4 माइनस 1, 5/4 माइनस 1, 4, 5 minus 4 is 1, 1/4. So this is equal to 1/4 v0 square is equal to q square e square t square divided by m square. Remember, हमें t निकालना है तो सब कुछ दूसरे साइड से शिफ्ट कर लेते हैं. I am falling short of space. So let me continue with white. So t square is equal to m स्क्वायर ऊपर m स्क्वायर v0 स्क्वायर, q स्क्वायर e स्क्वायर नीचे, सो डिवाइडेड बाय q स्क्वायर e स्क्वायर, और पहले से ही यहां पर 4 है, ओके, पहले से ही यहां पर 4 है, सब कुछ आ गया, t स्क्वायर, q स्क्वायर e स्क्वायर नीचे, q स्क्वायर e स्क्वायर, m स्क्वायर ऊपर, वहां पहले से ही v0 स्क्वायर है और पहले से ही 4 है. अब टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, लेट्स कंटिन्यू विद व्हाइट, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, t इज इक्वल टू m v0 स्क्वायर एंड रूट हर किसी का कैंसिल होगा, 4 का रूट 2 q इंटू e, हर किसी का स्क्वायर रूट कैंसिल आउट होगा. So m v0 divided by 2qe, m v0 divided by 2qe, m v0 divided by 2qe, option 2, okay, option 2. चलिए, so I hope ये क्लियर होगा, थोड़ा सा इसमें डिस्कशन ज्यादा करना पड़ा. दिस थिंग यू नीड टू टेक केयर ऑफ कि दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. इलेक्ट्रिक फोर्स किस डायरेक्शन में होगा, मैग्नेटिक फोर्स क्या काम कर लेगा, ये पहले अलग अलग देखना पड़ेगा, फिर जाके आप इसे कर पाएंगे. So let's move on to the next one. 28. The net magnetic flux through any closed surface kept in a magnetic field is 0. Gauss law of magnetism.
Gauss law of magnet. Remember, magnetic field lines always form closed loops. Always form closed loops. Simplest case हम लेंगे circular loops. ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन के लूप्स स्ट्रेट वायर की वजह से जो बनता है. अब क्लोज्ड सरफेस ले लें. क्लोज्ड लेना कंडीशन है. ओके, क्लोज्ड सरफेस होनी चाहिए. ये क्लोज्ड सरफेस आपने ले ली. जितनी फील्ड लाइंस यहां पर अंदर आ रही हैं उतनी ही फील्ड लाइंस यहां पर बाहर निकल रही हैं. सो नेट फ्लक्स इज जीरो. ऑलवेज जीरो. ऑलवेज जीरो. अब ये बात यहां पर कंफ्यूज आपको नहीं करनी चाहिए कि एम्पियर्स लॉ जो है, एम्पियर्स लॉ इज इंटीग्रल बी डॉट डीएल इज इक्वल टू म्यू जीरो आई एन सर्कल्ड. अब ये फ्लक्स नहीं है. दिस इज नॉट मैग्नेटिक फ्लक्स. दिस इज जस्ट लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. फ्लक्स तो होता है इंटीग्रल बी डॉट डी ए या डी एस आपने किया होगा एरिया के हिसाब से. एरिया क्या, जैसे कि गाउस लॉ में है, गाउस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक, इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस या ई डॉट डी ए, जो भी आपने यूज किया. सो दिस इज नॉट फ्लक्स. तो आप ये नहीं लिखेंगे कि ये तो नॉन जीरो हो सकता है. नहीं, मैग्नेटिक फ्लक्स इज ऑलवेज जीरो थ्रू ए क्लोज्ड सरफेस. दैट इज गाउस लॉ फॉर मैग्नेटिज्म. सो काफी फेमस बात है. चलिए लेट्स मूव ऑन. The magnetic dipole moment of a current loop is independent of dipole moment जो है that is NIA. अगर circular loop हुआ तो NIA के बदले में pi r square. So it depends on the number of turns, it depends on current, it depends on the radius, yeah, it depends on the area. Magnetic field in which it is lying. So external magnetic field से कोई फर्क नहीं पड़ेगा. Okay, external magnetic field, so it does not depend on this. Independent of, okay, yes, question जो है that is independent of. So it is independent of the external magnetic field. उससे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा. It is independent of the external magnetic field. Number of turns, it does depend on that. स्टेटमेंट करेक्ट है, लेकिन आपको देखना है कि इंडिपेंडेंट कौन है. इट्स काइंड ऑफ कि आपको देखना है इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन है. एरिया ऑफ द लूप, यस इट डज डिपेंड ऑन दैट. करंट इन द लूप, यस इट डज डिपेंड ऑन दैट. सो व्हाट इज इट नॉट डिपेंड ऑन इज एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड. सो ऑप्शन 1. ओके, ऑप्शन 1. A long solenoid carrying a current produces a magnetic field B along its axis. If the current is doubled, okay, current is doubled, and the number of turns per centimeter is halved. Per centimeter halved तो per meter भी half हो जाएगा. Okay, number of turns is made just half per unit length. The new value of magnetic field is solenoid. Ideal solenoid के लिए magnetic field होता है mu 0 Ni. Okay, mu 0 Ni. Now magnetic field is directly proportional to number of turns per unit length. Magnetic field is directly proportional to the current. अब करंट का क्या हुआ है, करंट को डबल कर दिया है. करंट को डबल कर दिया है तो ये 2i बन रहा है. लेकिन नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ को हाफ कर दिया है तो n/2. तो जब आप यहां पर n/2 लिखेंगे और ट्वाइस i लिखेंगे, 2 and 2 विल कैंसिल आउट. मैग्नेटिक फील्ड जो है वो सेम रहेगा. सो मैग्नेटिक फील्ड कंटिन्यूज टू बी B. मैग्नेटिक फील्ड कंटिन्यू, हाँ, इनिशियल फील्ड जो है ओरिजिनल फील्ड B है तो ये कंटिन्यू रहेगा B ही. लेट्स मूव ऑन. A cylindrical conductor of radius r is carrying a constant current. The plot of magnitude of magnetic field B with the distance d from the center of the conductor is correctly represented by. Simple है, Ampere's law की application है. मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड जो होता है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, और मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड जो होता है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर. तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, ये ग्राफ फिट हो रहा है. ऑप्शन 3. ओके, ऑप्शन 3 फिट हो रहा है. चलिए, अब इसे मैं डिराइव नहीं कर लूंगा, ये एम्पेयर्स लॉ की सिंपल से एप्लीकेशन है. आई एम श्योर आप लोगों ने किया होगा. लेट्स मूव ऑन. A long solenoid of 50 centimeter length having 100 turns carries a 2.5 ampere current. So length, total length दी है, number of turns दी है, that means number of turns per unit length आप निकाल सकते हैं. 2.5 current है. The magnetic field at the center of the solenoid is, okay, magnetic field at the center of the solenoid हमें पता है mu 0 Ni होता है. N is number of turns per unit length, तो ये बन जाएगा mu 0 कैपिटल N डिवाइडेड बाय L इंटू I.
टोटल नंबर ऑफ टर्न्स डिवाइडेड बाय लेंथ, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स डिवाइडेड बाय लेंथ, वही बन जाएगा नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। ओके, वही बन जाएगा नंबर ऑफ। अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लें ऑप्शंस में, म्यू जीरो का वैल्यू भी सब्स्टिट्यूट करना है, तो म्यू जीरो 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7 इंटू टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इज 100, सो 10 टू द पावर 2। करंट जो है दैट इज 2.5 डिवाइडेड बाय लेंथ जो है, लेंथ इज गिवन 50 सेंटीमीटर्स हैं, सो 50 इंटू 10 टू द पावर -2। ओके, 50 इंटू 10 टू द पावर -2, so this becomes 4 into 3.14, okay, into 10 to the power -7 plus 2 is -5, ये ऊपर आएगा तो +2 बन जाएगा, so -5 plus 2 बन जाएगा -3, -3 एक यहां से ऊपर आएगा तो माइनस बन जाएगा -4, 10 to the power -4, ये 0 भी मैंने इंक्लूड कर दिया, बचा क्या 2.5 divided by 5, 2.5 divided by 5, 2.5 into 2 is 5, 2.5 into 2, ये 2 into 2, 2 into 3.14 is 6.28। सिनॉप्सिस वाले में प्री टेस्ट डिस्कशन जो हुआ था 2 पाई का वैल्यू मैंने बताया था हर बार 6.28 होता है, ये याद होना चाहिए। नॉट दैट कि यहां पर आप नहीं कर सकते हैं, इट इज़ वेरी इजी, लेकिन इट डज हेल्प मेनी अ टाइम्स। 10 to the power -4, 10 to the power -4 टेस्ला, so 6.28 into 10 to the power -4, 6.28 into 10 to the power -4 टेस्ला, so option 2, okay, option 2। चलिए लेट्स मूव ऑन। A charge Q is spread uniformly over an insulated loop of radius r if it is rotated at an angular velocity of omega with respect to normal axis, then the magnetic moment of the loop is। so हमारे पास एक लूप है, insulated loop, ये चार्जड है, यूनिफॉर्मली चार्जड है, having a charge of Q। अब इसे आप रोटेट कर रहे हैं with angular velocity omega, with angular velocity omega, angular velocity omega 2 pi by t होता है, और t is equal to 2 pi divided by omega, या फिर frequency is equal to omega divided by 2 pi, omega divided by 2 pi। तो इसकी रोटेशन के वजह से जो करंट वहां पर बन जाएगी, करंट हमने इससे पहले भी काफी बार अब देखा है, तो मैं डायरेक्टली लिखूंगा Q इंटू एफ होता है, चार्ज इंटू फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी इज ओमेगा डिवाइडेड बाई 2 पाई, सो बन जाएगा Q इंटू ओमेगा डिवाइडेड बाई 2 पाई, दिस इज करंट आई। ओके, दिस इज करंट आई। नाउ अब क्या हमें निकालना है, मैग्नेटिक मोमेंट। करंट तो मिल गई, एरिया इज पाई आर स्क्वायर, रेडियस जो है वो आर के बराबर दिया हुआ है, सो रेडियस इज आर, सो डायपोल मोमेंट इज आई इंटू ए, आई जो है दैट इज Q ओमेगा डिवाइडेड बाई 2 पाई, और A जो है दैट इज पाई आर स्क्वायर, पाई एंड पाई गोज टू डॉग्स, सो Q ओमेगा आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, Q ओमेगा आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, ऑप्शन 4, Q ओमेगा आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। फाइन, तो ये भी हमने काफी बार किया है, सो अगर आपको ये चीज पता है तो यू आर जस्ट अ कपल ऑफ स्टेप्स अवे। फॉर्मूले याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मेमोरी का बहुत 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 ज्यादा रोल है नीट और जेई में। ए गैल्वानोमीटर हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ 5 ओम and a full scale deflection is produced by 15 milliamperes, full scale deflection for the galvanometer. What resistance may be connected in series with it to enable to read 1.5 volts? तो हमारे पास गैल्वानोमीटर है, इसको सीरीज में लगानी है कोई रेजिस्टेंस R, ये हमारा वोल्ट मीटर बन जाता है, यहां से यहां तक वोल्टेज V, ओके, वोल्टेज V, करंट जो है लेट मी कॉल दैट IG करंट, तो V जो है दैट इज इक्वल टू करंट इंटू रेजिस्टेंस G प्लस R, सीरीज में है तो सिंपल एडिशन,
तो वहां से हमें क्या निकालना है, रेजिस्टेंस R। तो R इज इक्वल, पहले तो IG को नीचे लाइए, V डिवाइडेड बाय IG, फिर G को यहां लाइए, माइनस G। सो दिस इंप्लाइज R इज इक्वल टू, अब इसके मैक्सिमम वैल्यूज ले लें। दिस इक्वेशन इज ट्रू फॉर एनी इक्वेशन, एनी कॉम्बिनेशन ऑफ V एंड IG। यहां से करंट इंक्रीज कर लेंगे तो V भी इंक्रीज होगा, रेशियो विल रिमेन सेम। करंट डिक्रीज कर लेंगे, V भी डिक्रीज होगा, रेशियो विल रिमेन सेम। तो रेशियो सेम रहेगा हर बार, डजंट मैटर कि आप कौन सी कॉम्बिनेशन लेंगे इनके वैल्यूज की, लेकिन कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज होने चाहिए। ओके, कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज होने चाहिए। तो मैं मैक्सिमम वैल्यूज लेता हूं, V मैक्स डिवाइडेड बाय IG मैक्स। IG मैक्स इज फुल स्केल डिफ्लेक्शन, माइनस G। ओके, माइनस G। नाउ G is given. So R is equal, V max जो हमें मेजर करना है, रेंज ऑफ द वोल्टमीटर, दैट इज 1.5 डिवाइडेड बाय IG max कितना था? A galvanometer has full scale deflection produced by 15 milliamps. 15 milliamps. So 15 into 10 to the power minus 3 minus G is 5 ohms. अब वोल्टमीटर कन्वर्जन में आपको पता होना चाहिए कि R इज वेरी लार्ज, नॉर्मली R इज वेरी लार्ज, सो R इज वेरी लार्ज इन कंपैरिजन टू G। तो इसमें ऐसा भी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जहां पर G दिया ही नहीं होगा, ऐसा है आगे चल के। तो अगर G नहीं दिया है, यूल कंसिडर कि वो नेग्लिजिबल है, यूल कंसिडर दैट टू बी 0, लेकिन यहां पर दिया गया है, सो वी विल ऑब्वियसली टेक इट। सो दिस इंप्लाइज R इज इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस 3 को ऊपर लेते हैं तो 10 टू द पावर प्लस 3 बन जाएगा। ओके, प्लस 3 बन जाएगा। ए को इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो 15 बन जाएगा, 15 एंड 15 विल कैंसिल आउट, तो वहां पर 10 टू द पावर 2 बच जाएगा। रिमेंबर, एक इसके साथ आप दे रहे हैं, 10 टू द पावर 2 इज 100 माइनस 5, सो दैट इज 95 ohms। 95, so 95 is very large in comparison to 5. Okay, 95 is very large in comparison to 5. 95, लेकिन यहां पर लेना ऑब्वियसली जरूरी है, अदरवाइज आंसर 100 आ जाएगा और ऑप्शंस में 100 भी हैं। सो ये G तभी नेग्लेक्ट कर लें जब नहीं दिया हुआ है। ओके, जब नहीं दिया हुआ है। चलिए लेट्स मूव ऑन। A straight wire carrying a current I is turned into a circular loop. If the magnitude of the magnetic moment associated with it is m, the length of the wire is. Length of the wire suppose L के बराबर है, आपने इसको सर्कल में डाल दिया, रेडियस R के बराबर, तो 2 pi R is equal to L, या फिर R is equal L divided by 2 pi। ये भी काफी बार आया। ओके, प्री डिस्कशन में और यहां पर भी पिछले सेशन में। सो L, R is equal L divided by 2 pi। करंट तो I के बराबर है, तो डायपोल मोमेंट जो है, चलिए यहां पर M से रिप्रेजेंट किया गया है। सो डायपोल मोमेंट M is equal to I into A, so I into pi R square, this implies M is equal to I pi R square L square divided by 4 pi square लेना है, तो L square divided by 4 pi square। ओके, एक पाई कैंसल आउट होगा, सो दिस इंप्लाइज M is equal to IL square divided by 4 pi। हमें L निकालना है, सो L square is equal 4 pi को ऊपर लेते हैं, 4 pi M डिवाइडेड बाय I को नीचे लाते हैं, स्क्वायर को यहां लाते हैं तो रूट बन जाएगा। ओके, स्क्वायर को दूसरे साइड से तो रूट बन जाएगा, सो दिस इज अंडर रूट ऑफ 4 pi m डिवाइडेड बाय I, अंडर रूट ऑफ 4 pi m डिवाइडेड बाय I, ऑप्शन 1। ओके, ऑप्शन 1। चलिए लेट्स मूव ऑन। ये चैप्टर्स 12th वाले चैप्टर्स तो ओवरऑल काफी आसान है कंपेयर टू 11th, so that should be good news for you. If a galvanometer current is 10 milliampere, resistance of the galvanometer is 40 ohms, and shunt of 2 ohm is connected to the galvanometer, the maximum current which can be measured by this ammeter is. तो आपके पास galvanometer है, अलग से पहले सिर्फ galvanometer है, the galvanometer current is 10 milliampere. Okay,
सो ये हम मैक्सिमम वाला लेते हैं, IG मैक्स, मैक्सिमम फुल स्केल डिफ्लेक्शन हम ये लेंगे, वो 10 मिली एम्प्स के बराबर है और रेजिस्टेंस जो है वो 40 ओम्स के बराबर है। अब आप गैल्वेनोमीटर को शंट रेजिस्टेंस लगाते हैं, शंट एस, शंट एस जो है वो 2 ओम्स के बराबर है, 2 ohms के बाद connected to the galvanometer, the maximum current it can measure, can be measured, okay. So यहां से करंट आई, ये करंट आई जो है ये अब एमीटर के अंदर जाके, एमीटर रिमेंबर अब ये कॉम्बिनेशन आपका एमीटर है, एमीटर के अंदर जाके यहां पर स्प्लिट होगी दो पार्ट्स में, यहां से IG, यहां से I माइनस IG, I टोटल था, IG यहां से निकला तो I माइनस IG यहां से। आपको ये आई निकालना है, ये मैक्सिमम करंट की तरह। अब ये कॉम्बिनेशन जो है वो इस आई को मेजर करती है, वो इस आई को मेजर करती है, लेकिन इसका मैक्सिमम वैल्यू आपने लेना है। जब ये मैक्सिमम होगा तब ये भी मैक्सिमम होगा और ये यहां पर मैक्सिमम, ओके। अब ये आई मैक्स आपने निकालना है कि क्या है, पैरेलल कॉम्बिनेशन है, पोटेंशियल इज सेम, तो आई जी मैक्स into G is equal to I max minus IG max, I max minus IG max into S, into S. अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लें, IG max is 10 मिली एम्पियर, हम मिली ही रखते हैं, I जो मिलेगा वो भी मिली में होगा, फिर जाके कन्वर्ट करते हैं, into G जो है वो है 40 ओम्स, 40 डिवाइडेड बाय ये S को नीचे लाते हैं और S जो है वो 2 ओम्स के बराबर है, 2 ओम्स के बराबर है। यहां बच गया I मैक्स जो हमें देखना है कि किसके बराबर है, माइनस IG मैक्स, वो तो 10 के बराबर है, रिमेंबर मिली एम्पियर, तो जो हमें I मैक्स मिलेगा वो भी मिली एम्पियर्स में होगा, फिर जाके कन्वर्ट कर लेंगे। सो ये 2 इंटू 20 तो ये बन जाएगा 200, माइनस 10 यहां आएंगे तो प्लस 10 इज इक्वल टू I मैक्स, तो दिस इंप्लाइज I मैक्स जो है, I मैक्स इज इक्वल टू 210 मिली एम्प्स, ओके, मिली एम्प्स। हमें एम्पियर्स में ऑप्शंस हैं, यूनिट्स का खास ख्याल रखना है, हमारे ऑप्शंस एम्पियर्स में, तो 10 टू द पावर -3 या डिवाइडेड बाय 1000 वो बन जाएगा 0.21 एम्पियर, 0.21 एम्पियर इज ऑप्शन 1, ओके। लेट्स मूव ऑन। Okay, a current I is flowing in a straight conductor of length L. The magnetic induction at a point on its axis at a distance L by 4 from its center will be on its axis at a distance from the center. So हमारे पास वायर है, सपोज ये वायर है having some thickness, क्योंकि एक्सिस की बात चल रही है तो हमें ऑब्वियसली कुछ थिकनेस कंसिडर करनी होगी, ये है। There is some current I flowing, I is flowing, center suppose somewhere here, center से आपको कौन सा पॉइंट लेना है, पहली बात की that point is on its axis at a distance of L by 4 from the center, so total length अगर L है तो L by 4 is somewhere here, point P, ये L by 4, तो वहां पर हमें बताना है कि मैग्नेटिक फील्ड किसके बराबर होता है, मैग्नेटिक फील्ड इज सिंपली इक्वल टू 0, हमने इससे पहले भी देखा, एम्पियर्स लॉ की सिंपल एप्लीकेशन है, बी इनसाइड जो होता है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, आर इज डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस, आपका पॉइंट एक्सिस पे ही लाई कर रहा है तो आर 0 के बराबर है, तो मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो भी 0 के बराबर होगा, मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू 0, ऑप्शन 1, ऑप्शन 1। सो लेट्स मूव ऑन। The magnetic field due to a current carrying circular loop of radius 3 centimeter at a point on the axis or at a distance of 4 centimeter from the center is 54 microtesla. So axis पे field दिया हुआ है, okay? Axis वाला field जो है वो दिया गया है. What will be its value at the center of the loop? At the center of the loop. म्यूजरो I डिवाइडेड बाई 2R होता है सेंटर पे, बट डू वी हैव इनफ इंफॉर्मेशन कि हम डायरेक्टली निकाल सके? म्यूजरो I इज नॉट गिवन, I इज नॉट गिवन। म्यूजरो I डिवाइडेड बाई 2R, R तो दिया हुआ लेकिन करंट जो वो नहीं दी गई है, सो डायरेक्टली हम नहीं निकाल सकते, ओके, डायरेक्टली हम नहीं निकाल सकते हैं। सो
मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर, अगर मैं यहां पर डायग्राम भी बनाऊं, दिस इज द लूप कैरिंग सम करंट आई, ये है एक्सीज, सेंटर पे एक हमारा पॉइंट है, दूसरा पॉइंट जिसका फील्ड दिया हुआ है दैट इज ऑन द एक्सीज एट अ डिस्टेंस ऑफ रेडियस तो 3 सेंटीमीटर है, सो दिस इज 3 सेंटीमीटर, डिस्टेंस ऑफ 4 सेंटीमीटर ये दिया गया है। सो मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर हमें पता है म्यू 0 I डिवाइडेड बाय 2R है, म्यू 0 I डिवाइड बाय 2R। बी ऑन द एक्सीज हमें पता है, बी ए मैं लिख रहा हूं, बी ऑन द एक्सीज इज इक्वल टू म्यू 0 I R स्क्वायर डिवाइडेड बाय ट्वाइस R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2, ओके, पावर 3/2। हमें BC निकालना है, हमें BC निकालना है। सो व्हाट आई विल डू इज मैं रेशियो निकालूंगा BC डिवाइडेड बाय BA मैं इन दो को डिवाइड कर रहा हूं, ओके, इन दो को डिवाइड, BC इज म्यू 0 I डिवाइडेड बाय 2R इंटू, इसको उल्टा करके लिखते हैं, ट्वाइस R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2 डिवाइडेड बाय म्यू 0 I R स्क्वायर, म्यू 0 I R स्क्वायर, म्यू 0 I cancels out, 2 and 2 cancels out, ऊपर R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2, फिलहाल मैं सिर्फ 1/2 लिख रहा हूं, ओके, 1/2, 3 अभी बाकी है, डिवाइडेड बाय R इंटू R स्क्वायर इज R क्यूब, तो क्यूब ऊपर भी क्यूब नीचे भी मैं कॉमन ले रहा हूं, ओके। सो दिस इंप्लाइज BC इज इक्वल टू, ओके, नाउ R जो है दैट इज 3 सेंटीमीटर्स, X जो है दैट इज 4 सेंटीमीटर्स, तो 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर उसका रूट 5 के बराबर होता है। 3 4 5 राइट एंगल ट्राइंगल आपको पता होनी चाहिए, 3 4 5 दिस इज सिंपली 5, तो ये तो वही हाइपोटेन्यूज इज अंडर रूट ऑफ बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, वो इस केस में 5 होगा, 3 4 5 ट्राइंगल काफी फेमस, डिवाइडेड बाय R दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर्स हैं, सेंटीमीटर ऊपर भी सेंटीमीटर नीचे भी, तो कन्वर्जन की कोई जरूरत नहीं है, इंटू BA को ऊपर लेते हैं और BA दिया हुआ है 54 माइक्रो टेस्ला है, 54 माइक्रो टेस्ला, दिस इज क्यूब हियर, सो व्हाट आई विल डू इज आई विल राइट इंटू 5 और नीचे 3 है क्यूब, सो इंटू 3, so 3 into 1 is 3, 24, 3 into 8 is 24, 3 into 3 is 9, 9 into 2 is 18, so we have 5 into 5 is 25, 125 into 2 is 250 micro Tesla, 250 micro Tesla ये रहा, okay? Hey guys, assalamu alaikum. Okay, so we are continuing on the tab, मेरा inverter down हो गया, so we are left with a few questions, so let's finish it off. Figure shown 3 long straight wires parallel and equally spaced with identical currents, then the force acting on each wire due to the others is, okay, हमें ऑर्डर बताना है कि ऑर्डर जो है फोर्सेस का क्या है, किस पे सबसे ज़्यादा फोर्स है और किस पे सबसे कम फोर्स है, वो हमें बताना है। So okay, so let's consider these 3 wires A, B and C. We have wires A here, B here and C here. नोट कर लें, ए की डायरेक्शन ऑफ करंट जो है वो आउटवर्ड है, बी की डायरेक्शन ऑफ करंट जो है वो भी आउटवर्ड है, सी की डायरेक्शन ऑफ करंट जो है वो इनवर्ड है, तो ये चीज़ हमें याद रखनी होगी। ए पे अब पैरेलल वायर्स जो है, पैरेलल करंट्स जो हैं दे अट्रैक्ट, अगर करंट्स पैरेलल हुई दे अट्रैक्ट, अगर पैरेलल करंट्स एंटी पैरेलल हुई तो दे रिपेल। ए पे ज़रा देखते हैं पहले फोर्सेस, ये क्वेश्चन एग्जैक्टली प्री टेस्ट डिस्कशन जो हमारा हुआ था लेक्चर, वो उसमें भी ये था, सो आई विल जस्ट मूव फास्ट। ए और बी के बीच में पैरेलल करंट्स हैं, तो देयर विल बी अट्रैक्टिव फोर्स, सो आई विल कॉल दिस FAB। सी के वजह से रिपल्सिव फोर्स होगा, आई विल कॉल दिस FAC, क्योंकि डायरेक्शन ऑफ करंट जो है वो अपोजिट है, एंटी पैरेलल करंट्स रिपेल, दैट्स व्हाई। फिर बी पे ज़रा देख लेते हैं, बी पे फोर्सेस जो होंगे, एक तो ए के वजह से होगा वो अट्रैक्टिव फोर्स होगा, दिस इज FBA, फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए। सी के वजह से रिपल्सिव फोर्स होगा, लेकिन डायरेक्शन उसकी भी लेफ्टवर्ड रहेगी, सी यहाँ से पुश कर लेगा, सो दिस इज FBC।
FBC, force on B due to C, force on B due to C. Then C, A के वजह से इस पे रिपल्सिव फोर्स होगा क्योंकि एंटी पैरेलल करंट्स हैं, सो FCA. और B की वजह से अट्रैक्टिव फोर्स होगा क्योंकि नहीं, यहां पर भी एंटी पैरेलल करंट्स हैं, तो फोर्स जो होगा वो रिपल्सिव ही होगा. सो विल हैव FCB. अब फोर्स मैग्नीट्यूड्स, फोर्स पर यूनिट लेंथ आपको पता होना चाहिए इज μ0 I1 I2 डिवाइडेड बाय 2 pi d. I1 I2 आर द टू करंट्स इन द टू वायर्स, d इज डिस्टेंस बिटवीन देम. अब यहां पर करंट्स तो सेम है, करंट्स आर सेम एवरीवेयर, इक्वली स्पेस्ड एंड आइडेंटिकल करंट्स आर सेम एवरीवेयर. तो D जो है वो डिफरेंट है. A और B के बीच में D है, B और C के बीच में D है, लेकिन A और C के बीच में ट्वाइस D बन जाएगा, इक्वल स्पेस है. तो ये अगर D है, ये भी D है, लेकिन A और C के बीच में जो है वो ट्वाइस D बन जाएगा. दैट मीन्स A और C के बीच में जो फोर्स पर यूनिट लेंथ होगा वो हाफ होगा, फोर्स हाफ होगा. सो FAB मैं पहले लिखता हूं, FAB is same as FBA, इक्वल एंड अपोजिट, एक्शन रिएक्शन पेयर बन जाते हैं. ए पे जो बी के वजह से फोर्स होगा, बी पे वही फोर्स ए की वजह से होगा. इक्वल एंड मैग्नीट्यूड, अपोजिट इन डायरेक्शन, हम यहां पर मैग्नीट्यूड्स दिखा रहे हैं. फिर FBC और FCB ये भी सेम है, एक्शन और रिएक्शन पेयर, लेकिन ये आपस में भी सेम है क्योंकि करंट्स भी सेम है, डिस्टेंसेस भी सेम है. ए और बी के बीच में जो डिस्टेंस है वो भी डी के बराबर है, बी और सी के बीच में जो डिस्टेंस है वो भी डी के बराबर है, और करंट्स तो पहले ही सेम है, तो ये सभी फोर्सेस सेम है. लेट्स सपोज इनका मैग्नीट्यूड जो है वो F के बराबर है. फिर जाके दो फोर्सेस बच गए, FAC और FCA. ये दो भी आपस में बराबर हैं क्योंकि एक्शन और रिएक्शन बन रहे हैं, लेकिन ये दो फोर्सेस का मैग्नीट्यूड जो है दैट विल बी हाफ ऑफ दिस F, क्योंकि डिस्टेंस यहां पर डबल है, यहां पर डिस्टेंस जो है वो 2D इन्वॉल्व है. सो क्लियरली दीज फोर्सेस आर ग्रेटर देन द टू. So now FA, net force on A. What is net force on A? Net force on A is FAB minus FAC. तो F minus F by 2, that is simply F by 2. देन फोर्स ऑन बी, दोनों फोर्सेस की डायरेक्शन सेम है और दोनों एफ के बराबर हैं तो वो 2F बन जाएगा. देन फोर्स ऑन सी इज, दोनों फोर्सेस की डायरेक्शन सेम है तो सिंपल एडिशन करना होगा, लेकिन इसमें FCA जो है वो F by 2 है और FCB जो है CB ये रहा, CBC और BC मैंने CB ये रहा. दिस शुड नॉट बी BC हियर, this should be CB, BC. This should not be BC here. This should be BA rather. एक्शन और रिएक्शन पेयर बन जाएंगे. ओके, नाउ खैर ये दो फोर्सेस सेम डायरेक्शन में है तो सिंपल एडिशन होगा, लेकिन एक F है दूसरा F by 2 है. F plus F by 2 is 3F by 2, 3 by 2 times F. तो सबसे ज्यादा फोर्स जो है वो B का है, ट्वाइस F. उसके बाद C का है, दिस इज 1.5 times F. उसके बाद ये है 0.5 टाइम्स F. सबसे ज्यादा B का है, सो FB is greater than FC is greater than A. BCA is option 2. Okay, option 2 is the correct option. Let's move on to the next one now. A current of 10 ampere is flowing in a wire of length 1.5 meters. Okay, 1.5 meters. 10 ampere current है, 10 एम्पियर करंट है और 1.5 मीटर लेंथ है. 10 एम्पियर करंट, 1.5 मीटर लेंथ. A force of 15 newtons, a force of 15 newtons acts on it when it is placed in a uniform magnetic field of 2 Tesla. The angle between the, okay, current carrying wire है, ओके, करंट कैरिंग वायर है, उस पे उसको मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, फोर्स दिया हुआ है, हमें एंगल बताना है कि किसके बराबर है. फोर्स ऑन ए स्ट्रेट वायर इन एन एक्सटर्नल फील्ड इज ILB साइन ऑफ थीटा, ILB साइन ऑफ थीटा. और ये फोर्स आपको कहा गया है 15 न्यूटन्स, 15 न्यूटन्स. I is 10, लेंथ इज 1.5 इंटू B is 2 इंटू साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू 15. 10 into 1.5 ये 15 है, 15 and 15 will cancel out, so sine of theta is equal to 1 by 2. Okay, sine of theta is equal to 1 by 2. So this implies theta is equal to 30 degrees. Okay, sine of 30 होता है 1 by 2 के बराबर.
Okay, so theta is 30 degrees. Theta is 30 degrees. Then let's move on to the next one. Question number 41. A galvanometer has 30 divisions, okay, 30 divisions, and a sensitivity of 16 microampere per division. तो K इज इक्वल टू 16 माइक्रो एम्पियर पर डिवीजन, मतलब एक डिवीजन के कॉरस्पॉन्डिंग जो करंट है दैट इज 16 माइक्रो एम्पियर्स, एक डिवीजन के कॉरस्पॉन्डिंग। इसको हम लीस्ट काउंट भी कहते हैं, गैल्वानोमीटर के केस में फिगर ऑफ मेरिट भी कहते हैं। एक डिवीजन के कॉरस्पॉन्डिंग 16 माइक्रो एम्पियर पर डिवीजन है। 2 डिवीजन की डिफ्लेक्शन होगी तो ट्वाइस के, 10 डिवीजन की डिफ्लेक्शन होगी तो 10 टाइम्स के। तो यहीं से जरा मुझे बताइए IG मैक्स किसके बराबर होगा, मैक्सिमम करंट। ओके, IG जो होगा current through the galvanometer, that will be simply K into theta. Theta is the number of divisions. एक डिवीजन के लिए K है तो थीटा डिवीजन के लिए थीटा टाइम्स K होगा। अब IG मैक्स हम देख रहे हैं तो वो होगा K टाइम्स थीटा मैक्स, और वो 30 डिवीजन हैं। सो 16 into 30, 16 into 30, 6 3 is 18, 3 into 1 is 3, 3 4, 480 माइक्रोएम्प्स। ओके, 480 माइक्रोएम्प्स, ये हमारे पास फिलहाल IG मैक्स आ गया। ओके, अब क्या करना है, इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू वोल्ट मीटर टू रीड 3 वोल्ट। दिस इज V मैक्स रेंज जो है वोल्ट मीटर का। ओके, बाय कनेक्टिंग गैल्वानोमीटर को कन्वर्ट करने के लिए हमें पता है कि सीरीज में रेजिस्टेंस लगानी पड़ती है। ओके, और हाई रेजिस्टेंस होती है, सीरीज में लगानी पड़ती है। तो ये हमने सीरीज में लगा दी, तो ये आपका वोल्ट मीटर बन गया, ये आपका वोल्ट मीटर बन गया। इनके बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो V के बराबर होगा। यहाँ से जो करंट है वो IG है, क्योंकि वही गैल्वानोमीटर के थ्रू फ्लो हो रही है। ओके, तो V इज इक्वल टू करंट इंटू रेजिस्टेंस G प्लस आर। अब नोट करें यहां पर G का वैल्यू जो है वो नहीं दिया गया है। गैल्वानोमीटर हैज 30 डिवीजन, सेंसिटिविटी दी गई है, इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू वोल्ट में। G का वैल्यू नहीं दिया गया है तो विल टेक G 0, क्योंकि हमें पता है वोल्ट मीटर के केस में R इज वेरी लार्ज इन कंपैरिजन टू G। तो G अगर 0 के बराबर है, G अगर बहुत स्मॉल है तो हम उसे नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो V इज सिंपली IG इंटू आर। अब यहां से भी मैक्सिमम वैल्यू ले लें और IG का भी मैक्सिमम वैल्यू ले लें, तो और उसे नीचे लाएं। IG मैक्स इज इक्वल टू R। दिस इंप्लाइज R इज इक्वल टू, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, R इज इक्वल टू V मैक्स जो है वो 3 वोल्ट्स के बराबर है, डिवाइडेड बाय IG मैक्स जो है वो 480 माइक्रो है, तो 10 टू द पावर -6 साथ में 10 टू द पावर -6। तो ये बन जाएगा 3 into 1, 3 into 6 is 18, 3 into 0, तो ये है 1/16 into 10 to the power -5। Okay, into 10 to the power -5. Now 1/16 is 0.0625 into 10 to the power 5 -5 को ऊपर लाए वो 10 to the power +5 बन जाएगा। Okay, so this is 2 zeros यहाँ लाते हैं तो 6.25 into 10 to the power 3 ohms। Okay, 3 ohms, 6.25 into 10 to the power 3 ohms, which is 6.25 kilo ohms, 6.25 kilo ohms. तो ऑप्शन 1, 6.25 किलो ohms in series. Okay, in series. So you can see R का वैल्यू किलो ohms में आ रहा है, G का वैल्यू तो मामूली सा होता है, कुछ ohms ही होता है, 50 ohm, 100 ohm मैक्सिमम हो सकता है। चलिए, सो ऑप्शन 1 इस केस में। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। इन अ साइक्लोट्रॉन ए चार्ज पार्टिकल अंडरगोज एक्सेलरेशन ऑल द टाइम। यस इट डज। स्पीड अप बिटवीन द डीज बिकॉज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, नहीं, नॉट बिकॉज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। स्पीड अप इन ए डी, नहीं, वहां पर तो सिर्फ डायरेक्शन चेंज होती है। स्लोज डाउन विद इन ए डी, नहीं। सो साइक्लोट्रॉन में यू हैव दीज 2 डीज। ओके, यू आर दीज 2 डीज। मैग्नेटिक फील्ड जो है वो थ्रू आउट होता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है दैट इज ओनली बिटवीन द 2 डीज। ओके, ओनली बिटवीन द 2 डीज। लेट्स सपोज वो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कुछ ऐसे हैं बिटवीन द 2 डीज, एक इंस्टेंट पे इस डायरेक्शन में है। अब बिटवीन द 2 डीज जो है स्पीड चेंज होगी बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रिक फोर्स। सो स्पीड चेंजेस बिटवीन द 2 डीज, स्पीड चेंजेस। और बाकी डी के अंदर हमें पता है कि सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड होता है, अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता, अंदर सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड होता है, तो वहां पर सिर्फ डायरेक्शन चेंज होती है। तो
बीच में स्पीड चेंज हो रही है तो एक्सेलरेशन है, अंदर डायरेक्शन चेंज हो रही है तो एक्सेलरेशन है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, लेकिन एक्सेलरेशन तो है एट द एंड ऑफ द डे। तो बीच में इलेक्ट्रिक फोर्स की वजह से एक्सेलरेशन है और डी के अंदर जो है वो मैग्नेटिक फोर्स की वजह से एक्सेलरेशन है। तो इट इज अंडरगोइंग एक्सेलरेशन ऑल द टाइम। सो ऑप्शन वन। अब स्पीड्स अप जो दिया गया है इनसाइड, स्पीड्स अप बिटवीन द टू डीज, यस होता है स्पीड अप, लेकिन बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, नॉट बिकॉज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। स्पीड्स अप इन ए डी नहीं, वहां पर तो मैग्नेटिक फोर्स है और मैग्नेटिक फोर्स स्पीड को चेंज नहीं कर पाता है। स्लोज डाउन विद इन द डी नहीं, स्लो डाउन भी नहीं होता है। सो ऑप्शन वन इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, ऑप्शन वन इज द करेक्ट ऑप्शन। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। द डिफ्लेक्शन ऑफ ए मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर फॉल्स फ्रॉम 50 divisions to 10 divisions when a shunt of 12 ohm is applied. What is the resistance of the galvanometer? Let's suppose K जो है वो least count है. That means current corresponding to 1 division. Okay, current corresponding to 1 division. अगर करंट एक डिवीजन के कॉरस्पॉन्डिंग के बराबर है तो आई जी जो होगा दैट विल बी के इंटू थीटा, फिर थीटा इज द नंबर ऑफ डिविजन्स, कितने डिविजन्स की डिफ्लेक्शन होगी। अब दो सिचुएशंस हमारे पास हैं। पहले तो गैल्वेनोमीटर, खाली गैल्वेनोमीटर है, ओके, और उसके थ्रू जो है फॉल्स फ्रॉम 50, सो दैट मीन्स इनिशियल डिफ्लेक्शन जो है वो 50 डिविजन्स की डिफ्लेक्शन है। सो इनिशियल करंट जो है वो 50 के बराबर है। ओके, 50 इंटू के यहां से। अब जाके आप इसमें शंट रेजिस्टेंस लगाते हैं तो ये गैल्वेनोमीटर आपके पास, आपने इसको शंट रेजिस्टेंस लगा दी एस। आई होप दिस इज विजिबल, लेट मी चेंज इट, मे बी दिस इज नॉट प्रॉपरली विजिबल। सो हमारे पास अब नॉट इवन दिस वन, ओके दिस वन गैल्वेनोमीटर अब है। अब इसको आप शंट रेजिस्टेंस लगा रहे हैं एस। यहां से तो करंट वही 50 के आ रही है, लेकिन अब अंदर जाके गैल्वेनोमीटर के डिफ्लेक्शन जो वो सिर्फ 10 डिविजन्स के बराबर है। दैट मींस गैल्वेनोमीटर के थ्रू जो करंट है दैट इज 10 इंटू के, बाकी 40 के जो होगा दैट विल बी थ्रू एस। ओके, थ्रू एस। हमें बताना है कि जी किसके बराबर है। एस दिया हुआ है 12 ओम्स के बराबर है। एस दिया हुआ है 12 ओम्स के बराबर। अब ये जी और एस जो है दे आर इन पैरेलल, सो वोल्टेज मस्ट बी सेम। तो करंट इंटू जी 10K इंटू जी मस्ट बी इक्वल टू 40K इंटू एस। ओके, यहां पर करंट इंटू रेजिस्टेंस, यहां पर भी करंट इंटू रेजिस्टेंस। अब K एंड K जो है दैट विल कैंसल आउट, 0 एंड 0 जो है दैट विल कैंसल आउट। सो एस जो है, नहीं जी ही हमें निकालना है, जी ही हमें निकालना है। तो G इज इक्वल टू 4 इंटू एस। 4 इंटू एस जो है वो 12 ओम दिया गया है, सो 4 इंटू 12, सो दिस इज 48 ओम्स। G जो है दैट इज 48 ओम्स। सो ऑप्शन 4, 48 ओम्स। फाइन। Next one, when a galvanometer is shunted by 5 ohm resistance, okay, by 5 ohm resistance, the deflection is reduced to 1/6 of the original value. If galvanometer is further shunted with a resistance of 1 ohm, the deflection as measured by the original value will be, okay, so हमारे पास galvanometer है, पहले galvanometer है, it carries some current say I. ओके, दिस इज केस 1। केस 2 जो हमारे पास है वहां पर आप गैल्वेनोमीटर को शंट कर रहे हैं, शंट रेजिस्टेंस लगा रहे हैं 5 ओम्स के बराबर। सो ये 5 ओम्स के बराबर आपने एस लगा दिया और जी का वैल्यू हमें नहीं पता है, करंट आई के बराबर। लेकिन गैल्वेनोमीटर के थ्रू करंट जो है वो अब 1/6 है, दैट मीन्स यहां से करंट जो है दैट इज आई डिवाइडेड बाई 6। तो बची हुई करंट जो है वो यहां से मिल जाएगी 1 - 1/6, 6 - 5/6 आई जो है वो यहां से फ्लो कर लेगा। ओके, 5 यहां से हम, ये केस 2 है, पहले यहां से हम जी का वैल्यू निकालते हैं क्योंकि वो केस फिर नेक्स्ट पार्ट में यूज करना पड़ेगा हमें। सो अगेन ये दो पैरेलल में है तो करंट इंटू रेजिस्टेंस सेम होगा, वोल्टेज सेम होगी। सो गैल्वेनोमीटर के थ्रू आई डिवाइडेड बाई 6 इंटू जी इज इक्वल टू एस के थ्रू 5/6 इंटू आई, और इंटू रेजिस्टेंस वो 5 के बराबर है। तो यू कैन सी आई एंड आई जो है दैट विल कैंसल आउट, आई एंड आई कैंसल आउट, 6 and 6 कैंसल आउट। जी इज इक्वल टू 5 × 5 is 25 ओम्स।
तो ये हमें केस 2 से जी का वैल्यू मिल गया। ओके, गैल्वानोमीटर का वैल्यू मिल गया। ओके, नाउ विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट केस। अब आप और एक शंट रेजिस्टेंस इसमें 1 ओम ऐड कर रहे हैं, तो ये गैल्वानोमीटर, ये 5 ओम जो पहले से ही लगा हुआ था, अब आप इसमें एक 1 ओम जो है वो फिर से ऐड कर रहे हैं पैरेलल में। तो ये क्या बन जाएगा, गैल्वानोमीटर, इनका इक्विवेलेंट लेते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन है, तो 5 इंटू 1 डिवाइड बाय 5 प्लस 1 इज 6, तो 5 डिवाइडेड बाय 6 बन रहा है। अब क्या कहा गया इस केस में, इफ द गैल्वानोमीटर इज फर्दर शंटेड विद अ रेजिस्टेंस ऑफ 1 ओम द डिफ्लेक्शन इज, ओके, डिफ्लेक्शन इज, सो लेट्स सपोज यहां से करंट जो है, ऑप्शंस को नोट कर लें, ऑप्शंस जो है वो आपको बता रहे हैं किस फैक्टर से डिक्रीज हुई है। यहां से वही करंट आई, सपोज गैल्वानोमीटर के थ्रू करंट अब आई डिवाइडेड बाय एन है, सो एन का वैल्यू हमें निकालना है, रादर 1 by n, दिस इज 1 by n, 1 by n, 1 by n, 1 by n। तो यहां से करंट जो निकलेगी दैट विल बी I माइनस आई डिवाइडेड बाय n, तो वो मैं यहां पर लिखता हूं, दैट इज n माइनस 1 डिवाइडेड बाय n इंटू आई। फिर से वही चीज कर लेंगे जो यहां पर हमने किया था, वो एग्जैक्टली सेम चीज कर लेंगे। सो I बाय n इंटू जी, that is voltage across the galvanometer, is equal to n minus 1 divided by n into I into वहां पर करंट जो है वो 5 डिवाइडेड बाय 6 के बराबर है। ओके, 5 डिवाइड बाय 6 के बराबर। सो करंट इनटू रेजिस्टेंस, वोल्टेज दोनों में सेम है। नीचे n and n will cancel out, n and n will cancel out, what else, I and I will also cancel out, fine। सो वट आर वी लेफ्ट विद, 6 को ऊपर लेते हैं, 6 इंटू जी का वैल्यू जो है वो 25 है, और 5 को यहां नीचे लाते हैं, इज इक्वल टू यहां पर n माइनस 1 बच गया। ओके, यहां पर n माइनस 1 बच, दिस इज 5 इंटू 5, 5 इंटू 5, लेट मी, ओके, सो दिस इज 6 इंटू 5 इज 30 इज इक्वल टू n माइनस 1, सो दिस इंप्लाइज n इज इक्वल टू 31, n is equal 31। तो यहां पर जो करंट अब आग बन गई दैट बिकम्स I डिवाइडेड बाय 31, I डिवाइडेड बाय 31, सो इट रिड्यूसेस बाय 1 बाय 31। ये ऑप्शन है, ऑप्शन 3। ओके, ऑप्शन 3। नाउ नेक्स्ट वन 45 देख लेते हैं। अ प्रोटॉन मूविंग इन अ कांस्टेंट विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी passes through a region of space without any change in its velocity। So proton है moving with a constant velocity passes through a region of space without any change in its velocity। Without any change in its velocity का मतलब होगा नेट फोर्स जो उस पे है वो 0 के बराबर है। इंडिविजुअल फोर्सेस हो सकते हैं लेकिन नेट फोर्स 0 के बराबर होगा। If E and B represent the electric and magnetic fields respectively, then this region of space may have। देखिए, पहला ऑप्शन तो ठीक है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 के बराबर है तो इलेक्ट्रिक फोर्स 0 के बराबर है, मैग्नेटिक फील्ड 0 के बराबर है तो मैग्नेटिक फोर्स भी 0 के बराबर है, तो दोनों फोर्सेस 0 के बराबर है तो नेट फोर्स भी 0 के बराबर है, तो पहला ऑप्शन ठीक ऑप्शन है। बाकियों को भी एनालाइज करना पड़ेगा क्योंकि वन ऑफ द ऑप्शंस इज ऑल। दूसरा ऑप्शन है E इज इक्वल 0, B इज नॉट इक्वल 0। ओके, E 0 होने की वजह से इलेक्ट्रिक फोर्स 0 बन जाएगा, B 0 नहीं है, B 0 नहीं है। ओके, B 0 नहीं है तो हमें तो चाहिए नेट फोर्स 0, नेट फोर्स 0, नेट फोर्स तो यहां पर है इलेक्ट्रिक फोर्स प्लस मैग्नेटिक फोर्स वेक्टर फॉर्म में। अब इलेक्ट्रिक फोर्स तो अलग से 0 बन गया तो मैग्नेटिक फोर्स अलग से 0 बनना चाहिए। मैग्नेटिक फील्ड लेकिन है, मैग्नेटिक फील्ड होने के बावजूद मैग्नेटिक फोर्स क्या 0 हो सकता है? हां, हो सकता है अगर वेलोसिटी इज पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड और एंटी पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि थीटा अगर 0 के बराबर है या 180 डिग्री के बराबर है, तब मैग्नेटिक फील्ड होने के बावजूद मैग्नेटिक फोर्स जो है वो 0 के बराबर होता है। तो इस कंडीशन में मैग्नेटिक फोर्स जो होगा वो भी 0 होगा, दोनों 0 बन जाएंगे तो नेट फोर्स 0 बन जाएगा, नेट फोर्स 0 बन जाएगा तो वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट रहेगी। तो दिस इज अ पॉसिबिलिटी। हम ये नहीं कह रहे हैं कि हमेशा फील्ड 0 के बराबर नहीं होगा तो मैग्नेटिक फोर्स नहीं, ये पॉसिबिलिटी की बात चल रही है कि इट इज पॉसिबल।
ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट जीरो, मैग्नेटिक फील्ड इज नॉट जीरो, तो नेट फोर्स जीरो हो सकता है? हाँ, हो सकता है, ये भी हमने कई बार किया है। कंडीशन जो है, वेलोसिटी मस्ट बी परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड, परपेंडिकुलर टू मैग्नेट, द थ्री मस्ट बी म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, एंड V मस्ट बी इक्वल E डिवाइडेड बाई B। एग्जाम में भी ऐसे क्वेश्चन आए थे जो हमने किए, और प्री एग्जाम डिस्कशन जो था उसमें भी हमने ऐसे क्वेश्चंस किए हैं। सो अगर ये दो कंडीशन सेटिस्फाई हो रहे हैं तो नेट फोर्स जीरो बन जाता है। सो दिस इज ऑल्सो ए पॉसिबिलिटी। अब ये कंडीशंस हर बार तो सेटिस्फाई नहीं होंगे, सो दिस इज अ पॉसिबिलिटी, और यहां पर पॉसिबिलिटीज की ही बात हो रही है। सो 1 इज अ पॉसिबिलिटी, 2 इज अ पॉसिबिलिटी, 3 इज अ पॉसिबिलिटी, दैट मीन्स ऑल द केसेस आर पॉसिबल, ऑल द केसेस आर पॉसिबल। सो ऑप्शन 4 इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, ऑप्शन 4 is the correct option. So this was the last one. I hope आप लोगों ने अच्छा किया होगा. Okay, work hard for your future exams and for the grand finale. Okay, Allah Hafiz.